Okay, good evening. Welcome to the first class for your FR June 2021 attempt. I am C. Nidhi Bhaskar. I guess for my introduction, you have already received every detail of who am I, so I'll not waste time again to introduce myself. But yes, what you need an introduction is for the paper, one. Two, how we go ahead with the coaching for this. Three, one important aspect कि इस पेपर में हम करने क्या वाले हैं, what is this paper all about. I'll start with a very small story because I like really narrating stories, so थोड़ा सा पढ़ाई इसमें interesting भी हो जाती है. Just let me know if there is anyone जिसको हिंदी समझ में नहीं आती हो. I am absolutely good to go with English also. Everybody understands now? Okay, I'll assume it as yes. Yes, ma'am. Okay. चलिए, so simply narrate a simple story here. एक छोटा बच्चा था, बड़ा कंफ्यूज, हैरान, परेशान कि 2+2 कितने होते हैं. So he contacted his sister. दीदी 2+2 कितने होते हैं? सामने से दीदी का जवाब आया 3.5 के आसपास होते हैं यार. I mean, I'm not sure. अब because he was very curious कि नहीं मुझे concrete answer मिलना चाहिए 2+2 कितने होते हैं. He just went to his cousin who was an engineer. अब इंजीनियर साहब से उसने पूछा कि 2+2 कितने होते हैं भैया. तो भैया बोले इट्स वेरी सिंपल यार 4 होते हैं. लेकिन फिर भी he wanted to cross check. So he went to a financial advisor. Financial advisor specifically जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता था, टैक्स एडवाइजरीज देता था, ऑडिटर भी था. उसके पास पहुंचा और उसने पूछा भैया 2+2 कितने. वेरी फ्रैंकली, वेरी कामली उन्होंने सीधा एक ही जवाब दिया, यू टेल मी हाउ मच डू यू वांट. वो मैं देख लूंगा कि वो कैसे आएगा. दिस इज व्हाट एफआर इज. दिस इज व्हाट यू आर इनटू अ लाइन. चाहे वो एसीसीएस हो, चाहे वो सीएस हो, हम लोगों के लिए ये जो क्रैक किया जाता है दैट वी प्ले विद नंबर्स. वी कैन क्रिएट मैजिक आउट ऑफ नंबर्स एंड दैट्स द रियलिटी. मतलब हमने खुद देखा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे से कैसे कर देना हमारे लिए बहुत आसान काम होता है. अब आप लोगों के लिए भी होगा. बट डोंट नॉट दैट कि हम किसी भी पेपर को कैसे भी, किसी भी अमाउंट को कैसे भी घुमा सकते हैं. द रियलिटी इज दैट यस यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल जिनके हाथ में नंबर्स होते हैं. इसकी शुरुआत से समझते हैं कि एग्जैक्टली ये सब हो क्या रहा है. मतलब एसीसीए के पेपर्स आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और उसके बाद क्या. सो आई स्टार्ट विद दैट. एक कंपनी अपने ट्रांजैक्शंस करती है, कहीं तो रिकॉर्ड करती होगी, फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड करती है. ये रिकॉर्ड करने वाले कौन है? आप लोग हैं, हम लोग हैं. वी आर फाइनेंस प्रोफेशनल्स. पहले तो हम नंबर से वहां डील करते हैं कि किस नंबर को कैसे रिकॉर्ड करना है. इसकी करेक्ट रिकॉर्डिंग व्हिच कंप्लाइज विद ऑल द रेगुलेशंस, वो कैसे होनी चाहिए. दैट इज स्टेज 1 जो हम एफआर में पढ़ेंगे. रिकॉर्ड करना कैसे. अब रिकॉर्ड कर लिया, एक दूसरा फाइनेंस प्रोफेशनल आता है, देन ही हैज टू ऑडिट इट. आपने जो भी रिकॉर्ड किया, आपने जो भी एंट्रीज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की, क्या वो ठीक की. ही इज एन ऑडिटर. अब ये ऑडिटर होता है, वो घुमा फिरा के आपको ट्रबल में लाने की कोशिश करेगा, बट या यू हैव टू विन ओवर हिम कि नहीं हमने जो किया दैट्स राइट. उसके बेसिस पे आपकी टैक्स रिटर्न फाइल होती है. तो इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है. वो डिसाइड करते हैं कि हाँ जी अब बताओ जरा इस पे टैक्स कितना आप पे करेंगे. यानी ये नंबर्स की शुरुआत होती है एफआर से. अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑडिट का एग्जाम पहले दिया है और एफआर अब पढ़ रहे हैं, तो लेट हो गए. कैसे? एफआर इज समथिंग व्हिच शुड हैव बीन डन बिफोर ऑडिट. क्यों, क्या है ऑडिट? अगर आप ऑडिटर बनने जा रहे हैं, किस चीज की ऑडिट करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक बने हैं कि नहीं, पहले बनाना तो सीख लें. फर्स्ट लेट्स सी कि ये बनते कैसे हैं, फिर चेक करने की बात आएगी. एंड देन बेस्ड ऑन दैट हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएंगे. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बेसिस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट के बाद तैयार किए जाते हैं. ऑडिट किनकी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होती है. यानी ये इसी तरह से लिंक्ड होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में. जो एज ए स्टूडेंट कहीं ना कहीं
ये लिंक समझने में गलती हो जाती है स्टूडेंट से, और वो ऑडिट का एग्जाम पहले दे देते हैं और एफआर बाद में देते हैं। ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस अगर पास हो गए दैट्स गुड टू गो, लेकिन अगर अभी ऑडिट देना है दैट्स अ करेक्ट सीक्वेंसिंग, दैट यू फर्स्ट अंडरस्टैंड एफआर देन यू रीच विद ऑडिट, नॉट ऑडिट पहले एंड एफआर बाद में। एफआर मुझे क्यों पढ़ाना है, आपको क्यों पढ़ना है, मेरा तो काम है इसलिए मुझे पढ़ाना है, आपको क्यों पढ़ना है? बिकॉज मेजरली अगर आपकी जॉब्स लगती हैं अकाउंटिंग लाइन में, तो एफआर के बहुत सारे चैप्टर्स अलग अलग ऐसे हैं जहां पे आपको एक अलग ही प्रोफाइल मिल सकता है। कंसोलिडेशन जैसे एक प्रोफाइल होता है। आप फॉरेन करेंसीज में जब डील करती है कोई कंपनी, उसके ट्रांजैक्शन आउटसाइड कंट्री के कोई भी होते हैं, तो वहां से करेंसी ट्रांसलेट करना भी एक प्रोफाइल है। फिक्स्ड एसेट्स को मैनेज करना भी एक प्रोफाइल है। इनटैंजिबल एसेट्स को कैसे डील करते हैं वो भी एक प्रोफाइल है। ये सब चीजें एफआर में आएंगी। सिंपली से कि एफआर को बिल्कुल इस हिसाब से मत देखना कि मुझे तो एग्जाम देना है, पास होना है, उसके बाद में आई डोंट केयर। नो, योर एम्फेसिस शुड बी कि ये मेरे करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, मुझे इसको समझ के करना है। एंड द मोमेंट यू डू इट विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तो पास होने में तो कोई बड़ा चैलेंज आता नहीं है, because you will be in a position to deal with every scenario which the question paper will give you. So that should not create a problem. Giving you the basic idea behind कि पेपर में है क्या, हम कैसे मूव ऑन करेंगे, what is the syllabus all about. So I'll just show you a presentation. Just confirm me if you can see that. Can you see this introduction to financial reporting? Yes, ma'am. Okay. Yes. Yes. Financial reporting, FR. Now, what is financial reporting का paper pattern? This paper is divided into 3 sections: Section A, Section B, Section C. जिन्होंने स्किल लेवल के पेपर पहले भी दिए हैं, they know this that majorly इसी तरह का सिस्टम होता है। थोड़ा सा ऑडिट का सिस्टम अलग है, बाकी पेपर्स में A, B, C ही चलते हैं। सेक्शन A में आपको मिलेंगे 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिनको OTQs बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इसमें मल्टीपल चॉइस होंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग बट दे आर ऑब्जेक्टिव टाइप। द एग्जामिनर डजंट वांट यू टू शो कैलकुलेशंस फॉर दीस क्वेश्चंस। समथिंग व्हिच इज राइट, समथिंग व्हिच इज रॉन्ग। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी 30 मार्क्स का सेक्शन ए होता है। सेक्शन बी ये भी 30 मार्क्स का होता है, इसमें भी 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें केस स्टडी के बेसिस पे होते हैं, यानी आपके पास केस 1 आएगा, इस केस 1 के ऊपर आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क्स ईच के। दूसरा केस स्टडी आएगा, उसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क्स के। ऐसे ही केस 3 आएगा, यानी केस 1 विल बी 10 मार्क्स का, केस 2 10 मार्क्स, केस 3 10 मार्क्स, और इन टोटल सेक्शन बी भी हो जाता है आपका 30 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स चले गए सेक्शन ए में, 30 मार्क्स चले गए सेक्शन बी में, बचता है सेक्शन सी 40 मार्क्स का। ये मेरे स्टूडेंट्स में पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रांग होता है। व्हाई? सेक्शन सी इज सब्जेक्टिव बेस्ड, इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, यूजुअली 2 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स ईच के होंगे, लंबा सा केस होगा, आपको सॉल्व करना होगा। बट व्हाई आई सेड कि ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि सेक्शन सी में आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। अगर पूरा क्वेश्चन किया, उसमें एक एंट्री या एक ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हो गया, यू डू नॉट गेट अ 0, बट सेक्शन ए और बी में इट्स अ 0। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन इट्स अ 0 इफ इट इज रॉन्ग। आपने जो रीजन दिया हो, जिस रीजन से आपने मार्क किया हो, वो कितना भी सही हो, बट समथिंग व्हिच इज रॉन्ग हियर। लेकिन सेक्शन सी में अगर आपका पार्ट आंसर भी सही है, यू आर गिवन मार्क्स। तो 40 मार्क्स में से आइडियली फॉर माय स्टूडेंट्स 28 मार्क्स लाना कोई बहुत बिग डील नहीं होती है। 28 मार्क्स, अब पास होने के लिए बचते हैं 22। सेक्शन ए और बी में हमारे पास कितने मार्क्स है? 60 में से 22 आराम से आते हैं, दैट्स माय गारंटी, वो आराम से आते हैं। इसलिए पास होना एफआर में इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, नॉट अ बिग डील। बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, इसे हमें पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, फ्यूचर जॉब पर्सपेक्टिव के लिए पढ़ना है।
that whenever an interviewer asks you कि ये ऐसा क्यों होता है, आपके पास कॉन्सेप्चुअल आंसर आना चाहिए. हमें किताबी बातें नहीं करनी है, ज्ञान की बातें करनी है. यू नीड टू शोकेस योर नॉलेज, राइट? अब इसका सिलेबस में क्या क्या है? सिलेबस इज वेरी लॉन्ग, so ideally I will say 22 chapters you have to do. 22 chapters, and you have 19 days in the weekend. 16th May पे खत्म हो जाएंगे 19 days. तो 22 चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए अगर एक एक दिन में एक एक चैप्टर भी करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे. तो इसका क्या करेंगे? तो ट्रेनिंग प्लान बनाया है मैंने, उसका बताऊंगी आपको कि इसमें कैसे जाएंगे. अब इसको थोड़ा सा सिलेबस को पहले समझते हैं. इफ यू सी चैप्टर 17, चैप्टर 17 से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात होती है. तो 17, 18, 19, 20 और 21 ये चैप्टर्स है ग्रुप्स के, ग्रुप ऑफ कंपनीज के, जहां पे एक पेरेंट कंपनी होती है, उसकी सब्सिडियरीज होती है, उनकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे. ये वो प्रोफाइल है जो आपको जेनपैक्ट ऑफर करती है, एक्सेंचर ऑफर करती है, सिटी बैंक ने भी रिसेंटली चालू किया है कंसोलिडेशन का प्रोफाइल, जहां पे इनके अलग अलग कंट्रीज में या फिर अलग अलग जगह सब्सिडियरीज है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंसोलिडेट करना, एक ही सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना. दिस इज अ वेरी हाई मनी मेकिंग प्रोफाइल, इसलिए इसमें बहुत ध्यान से हम धीरे धीरे काम करेंगे. Right? So 17, 18, 19, 20, 21, these are all related to consolidated financials. उससे पहले वाले सारे सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल्स के चैप्टर्स हैं. अब इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 3 पेज के हैं, 4 पेज के हैं, वहां पे हम इसको ऐसे कर पाएंगे कि एक दिन में एक चैप्टर भी, दो चैप्टर भी कई बार हो जाएंगे. 3 पेज के जो चैप्टर्स हैं, they will not take more than 1 hour to complete. But that's my guarantee, we will cover 100% syllabus. Right? अब इसमें अपेंडिक्स 1, 2 एंड रेफरेंसेस, these are of no use for us. सिर्फ चैप्टर 22 तक ही हमें पढ़ना है. ये हम पढ़ेंगे कैसे? So this is a tentative training plan जो मैंने इसमें लिखा है, ये पीपीटी आपको मिलेगी भी. इस चैप्टर में हमें कितने घंटे लगेंगे उससे आपको लेंथ का अंदाजा भी हो जाएगा. एंड वी विल बी इन अ पोजीशन टू डू इट इन 60 आवर्स, सो दैट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. यहाँ क्लियरली जो दिख रहा है वो आपको मिल जाएगा. अब जैसे अगर मैं बोलूं, ये चैप्टर नंबर 6 और 7 है जो कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मेजरमेंट है, इन दोनों को आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी. क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्युटली थ्योरी चैप्टर्स है. थ्योरी मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एसेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लायबिलिटी, एक्सपेंस किसको बोलते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देने वाली अथॉरिटी कौन है, आपको इन दोनों के इसीलिए रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी. और इन रिकॉर्डिंग्स को सुनना है आपको मई में जाके, अभी नहीं सुनना है, बिकॉज ये इतना थ्योरेटिकल है, आप इसको दिमाग में रख ही नहीं पाएंगे. ऐसा ही चैप्टर एक नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, 2 पेज का चैप्टर है, ये भी थ्योरेटिकल है. इन 3 चैप्टर्स के रिकॉर्डिंग से काम बनता है. क्यों ये रिकॉर्डिंग्स की जा रही है? ताकि हम लाइव क्लासेस में एग्जाम किट और प्रैक्टिस कर सकें. It's not that we are going to reduce the hours of the syllabus. No. If we can save some time in the live class, rather we put up the live class to practice more exam kit questions. Because 1/3 of the exam kit we will cover up in the class. That's very crucial. वो करना बहुत जरूरी है. इसको प्लान कुछ ऐसा करके चलेंगे, right? After that, चैप्टर 1 टेक्निकल से चालू हम करते हैं. बिफोर दैट, इज देयर एनी कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एनीवन हियर कि हम इसको कैसे मूव ऑन करेंगे, कैसे चलेंगे? एनी कंफ्यूजन? गाइस, डू आई लुक मैम वेरी इस सब्जेक्ट के लिए इस सब्जेक्ट के लिए कोई F3 का मतलब बेसिक्स कुछ रिलेटेड चाहिए होता है, प्री नॉलेज? दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी. कुछ भी नहीं, जर्नल एंट्री भी आपको भी करना मैं सिखाऊंगी, डोंट वरी, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है? सो F3 जिन्होंने नहीं भी दिया है, जस्ट सिट रिलैक्स. बट हाँ, आपको डेली इस पेपर के लिए 1 आवर ड्यूरिंग द वीकडेज पढ़ना है और 4 आवर्स ड्यूरिंग द वीकेंड पढ़ना है, बिकॉज सिलेबस लंबा है. इसमें आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि समझ में नहीं आ रहा, आंसर्स नहीं आ रहे. नो, सिलेबस इज अ बिट लॉन्ग. इसके लिए डेली 5 दिन, मंडे से फ्राइडे, 1 आवर ईच डे, सैटरडे संडे 4 आवर्स ईच डे. कितने हो जाते हैं ये? 8 आवर्स तो आप पढ़ लिए वीकेंड पे, 5 घंटे आप पढ़ लिए हैं ड्यूरिंग द वीक.
अप्रोक्सीमेटली 13 आवर्स आपने पढ़ लिए, आपके पास 10 वीकेंड है अभी, कितने आवर्स की स्टडी होगी? 130 आवर्स की, मोर देन इनफ है। जो मैं 60 आवर्स में पढ़ाऊंगी, आप 130 आवर्स और लगाएंगे उसमें, जिसमें नोट्स मैं बना के दूंगी। नोट्स यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी नोट्स, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। जो पीपीटीज रन करेंगी, आई विल शो यू कि बुक का सारा कंटेंट कवर करती है। So you are not supposed to waste your time on preparing notes. Don't waste that. I want you all to practice more of exam kit. Whatever homework I give, that only has to be practiced. And we have a policy कि जब क्लास हो जाती है, उसके 3 घंटे 4 घंटे के आसपास में we give you the access of the recordings. I'll tell you why. Most of you are working. अगर वीकेंड्स निकल गए, उसके बाद में मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग्स दी, तो वीकेंड्स तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। That's why we ensure कि 3-4 घंटे में हम जो क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग्स की एक्सेस भी आपको दे दें। 3-4 घंटे का टाइम इसलिए लगता है क्योंकि Zoom अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग्स को प्रोसेस करता है, इनको कंप्रेस करता है, इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो Zoom ऑटोमेटिकली इसको प्रोसेस करने में 3-4 घंटे का टाइम लगाता है। तो वंस दैट इज डन, तो आपको पीपीटीज की भी एक्सेस दी जाएगी और इनकी भी एक्सेस आपके पास आ जाएगी। I am telling you this because I have introduced that system so that you do not waste your weekends. तो वीकेंड्स को बिल्कुल वेस्ट नहीं करके चलना है, वीकेंड्स सबसे ज्यादा यूटिलाइज करने हैं, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग। कनिका, मेरी कुछ बात से लिंक हो पा रहा है कुछ? Yes, ma'am. Definitely, it's very helpful. चलो, okay. So let's start with chapter 1. Any questions related to anything till here? Please ask me. I am a pure vegetarian. I do not eat human beings. Apart from that, virtual में तो वो वैसे भी नहीं हो सकता. So you can just relax and ask me if there is anything. Anji, anything to for me to answer? Hi, ma'am. Anit this side. So I just had one question. Are we following Kaplan and BPP both, or we're just following one particular book and exam kit? Okay. Anit, your voice is not clear. You are saying BPP and Kaplan. You are following both for the exam kit. So I'm just confirming which one we have to follow. See, I will say, even if you do Kaplan, that's more than enough. Kaplan had how many questions? Approximately more than 300. More than enough. I mean, what you Yeah. need to do is just grasp the concept, then practice one book. There is no guarantee that you practice 2 books and the examination paper is going to be out of those books only. No. Any which way, the exam is going to be there with a new surprise for you. Okay. Yeah. समझना क्या है फिर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन इट्स ओके। यू जस्ट नीड 2-3 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस कि उसको अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद में तो व्हाटएवर सिचुएशन कम्स इन, यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू। सो आई विल नॉट रेकमेंड कि मल्टीपल बुक्स करिए, कैप्लन ही करना। कैप्लन इसलिए बिकॉज बीपीपी की लैंग्वेज से थोड़ी सी इजी होती है कैप्लन, तो कैप्लन स्टूडेंट फ्रेंडली है, इसलिए मैं हमेशा से फॉर ऑल द पेपर्स आई फॉलो कैप्लन ओनली। ठीक है? Okay. Perfect. Thank you. पढ़ने का मतलब ये नहीं है दैट यू फॉरगेट एवरीथिंग। नो, कीप इट अ बैलेंस। Yeah. So let's start with the technical portion here. Chapter 1 पे आते हैं, Introduction to Published Accounts पे. So this is the first chapter in the index जो बात करता है कि एक कंपनी के, किसी भी बिजनेस के published accounts में आपको क्या-क्या मिलेगा. So let's just see them one by one. Financial statements में there is this list of items. That means a complete set of financial statements. What makes the list complete is given by IAS 1. उन्होंने 4-5 आइटम दिए। अब इन 4-5 आइटम को लर्न करना है? नहीं, ये बहुत बेसिक है, क्योंकि बुक ने दिए हुए थे इसलिए मैंने यहाँ डाल दिए। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी आपको ये पता होने चाहिए। पहला, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट होती है, दैट इज नॉट अ बैलेंस शीट नाउ, दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आज बिजनेस की क्या पोजीशन है वो इससे पता चलती है। सेकंड, ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस ने क्या किया, that comes from P&L account. P&L account is statement of profit or loss and other comprehensive income. अब ये other comprehensive income ये क्या चीज होती है? I'll tell you, 50% चार्टेड अकाउंटेंट्स भी नहीं जानते ये होती क्या है। ये P&L के 2 टुकड़े किए गए हैं। पहला पीस ये बोलता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या कमाया, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
लेकिन कई बार कुछ फायदे ऐसे होते हैं जो आपने कमाए तो है लेकिन आपको अभी मिले नहीं है। जैसे आई एम अ बिजनेस, मेरे पास बहुत बड़ा प्लांट है, प्लांट मतलब पेड़ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, फैक्ट्री है। मैंने ये प्लांट परचेज किए थे लेट्स सपोज $1 लाख में, और आज इनकी मार्केट वैल्यू हो गई है $1,50,000। वैल्यू बढ़ गई। एक तरह का फायदा तो है, मेरा असेट अप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन ये अप्रिसिएशन मुझे मिला नहीं है। इसलिए ऐसे जो अप्रिसिएशन है, ऐसे जो फायदे हैं जो मुझे मिले नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ना जाके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाते हैं, विच आर नॉट रियलाइज्ड। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का सिंपल एक रूल यही होता है, वो फायदा जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट है। जो रियलाइज हो गया दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। जैसे मेरे पास डॉलर्स रखे हुए थे, आई एम इन इंडिया ओनली, तो ये मेरे पास INR में होता है और मेरे पास डॉलर्स है। मैंने डॉलर जब खरीदा था तब 70 रुपीज का आता था, आज उसकी वर्थ बढ़ गई है, यानी मेरे पास जो आइटम है वो 80 रुपीज का हो गया है, यानी मेरे एसेट की वर्थ बढ़ गई, मैं उसका फायदा बुक करूंगी। लेकिन मैंने अभी तक डॉलर्स किसी को दिए नहीं है जिससे मुझे 80 रुपीज मिले, इसलिए ये रियलाइज्ड नहीं है, इसलिए ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नहीं जाएंगे। राइट, सो दीज टू एग्जांपल्स विल मेक यू क्लियर कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपको क्या लेना है और क्या आपको पीएनएल में लेके चले जाना है। एक नेक्स्ट आइटम आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये यूजुअली आपको एफआर में रेयरली दिखेगा पूछा गया, लेकिन ये एसबीआर में आ जाता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपकी इक्विटी में पूरे साल भर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। कितनी फ्रेश कैपिटल इशू हुई है, क्या डिविडेंड दे दिया गया है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स से रिलेटेड सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होता है। फिर एक आइटम होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम 12th में करते थे, ये वही होता है। एक बिजनेस के पास कितना कैश है, कहां कहां से आया है, कहां कहां गया है, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से पता चलता है। अगर आज मैं बोलूं मेरा बिजनेस बहुत करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन लिक्विडिटी जीरो, तो क्या मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है? नो, लिक्विडिटी का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट का भी होना बहुत जरूरी है। ऐसे में जब आपको कभी भी कोई दिखाए कि भाई ये बैलेंस शीट फाइनेंशियल देखना, बताना जरा इसकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, सबसे पहले हम उसका रेवेन्यू चेक करते हैं, रेवेन्यू कैसा जा रहा है, पिछले साल से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, फिर प्रॉफिट कितना हो रहा है, फिर लिक्विडिटी कैसी है, क्या बिजनेस के पास इनफ लिक्विडिटी है कि वो अपने कमिटमेंट्स को पे कर पाए। कौन से कमिटमेंट्स? सैलरी। लिक्विडिटी का मतलब बैंक बैलेंस भी होता है, बैंक बैलेंस में से ही सैलरी पे होगी, वेजेस पे होंगे, रेंट पे होगा, इसके अलावा भी कई खर्चे होते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होगा, वो सब कहां से आएगा अगर लिक्विडिटी नहीं होगी। यानी लिक्विडिटी कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगी, दैट मेक्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। और लास्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये नोट्स टू अकाउंट्स में होते हैं कि एग्जैक्टली किसी चीज को वैल्यू करने में मैंने क्या पॉलिसीज यूज करी है, मेरी क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज है, मैं इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करती हूँ, मैं डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगाती हूँ, ये सारी चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में डालते हैं। इन पर डिटेल में और आगे बात करेंगे। विद जस्ट दिस स्लाइड रिमेंबर देयर नेम्स ओनली, आगे और डिटेल पे इस पे चलेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले बात इन्होंने कर दी एक्सेप्शनल आइटम्स की। ये एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होते हैं? अच्छा, बिफोर आई गो विद द एक्सेप्शनल आइटम्स, आप जहाँ पे स्क्रीन देख रहे हैं उसके ऊपर ही ऊपर देखिए स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शंस लिखे हुए होंगे। कैन यू सी दोस ऑप्शंस? उन पे क्लिक करो, नीचे आएगा उसमें साइड बाय साइड व्यू करके आएगा एक, साइड बाय साइड पे क्लिक करो, मेरी वीडियो और ये पीपीटी बराबर बराबर स्क्रीन में आ जाएंगी, वहां पे आप मेरी वीडियो को एडजस्ट कर सकते हो। अभी मेरी वीडियो आपको बहुत छोटी सी दिख रही होगी स्टैंडर्ड, साइड बाय साइड व्यू से ये काफी बड़ी साइज के दोनों बैलेंस होके दिखेंगे स्क्रीन पे। तो इफ यू लाइक दैट यू कैन वॉच दी क्लास लाइक दैट आल्सो। ठीक है, समझ आया कैसे करना है साइड बाय साइड व्यू? हेलो गाइस। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है।
अब आते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स पे। तो एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होते हैं? He was running an average business, ठीक ही चल रहा था। सडनली मेरी 2 फैक्ट्रीज में से एक में आग लग गई। ड्यूरिंग द करंट ईयर देयर वाज अ फायर एक्सप्लोजन जिसमें 80 वर्कर्स दे लॉस्ट देयर लाइव्स। 2 ही फैक्ट्री थी, उसमें से एक में आग लग गई, इतना मैसिव लोगों की डेथ्स हुई। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने बनाऊंगी, क्या मुझे उस फायर को इन फाइनेंशियल्स में मेंशन करना चाहिए? यस, बिकॉज दैट्स एन एक्सेप्शनल आइटम। ये मैंने बहुत लेमन सा एग्जांपल दिया था, यहाँ पे अभी स्पेसिफिक चीजें आएंगी जिनको हम एक्सेप्शनल आइटम्स में लेते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इस एग्जांपल में ये बहुत मटेरियल आइटम था, एक नुकसान का। ये एक ऐसा आइटम था कि अगर आपने ये शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को नहीं बताया तो उनका डिसीजन इंपैक्ट हो जाएगा। That's why this becomes very important to disclose this event. That makes this event an exceptional item. कुछ क्लियर कट एग्जांपल्स आपके एफआर के सिलेबस में है जिनसे बियॉन्ड इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि आपसे कुछ भी पूछा जाएगा। नंबर 1, राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये क्या एग्जांपल है? मेरी इन्वेंट्री यानी कि जो स्टॉक अनसोल्ड है वो कॉस्ट की बजाय नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे मुझे लाना पड़ गया, यानी उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू गिर गई। ये आपको बताना है शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को। क्यों? आपके सामान की वर्थ गिर रही है। दे हैव अ राइट टू नो दिस। इसके अलावा अगर कोई भी ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू हो गए हैं, यानी मैं अलग अलग सेगमेंट्स में काम करती थी, आई एम आईटीसी लिमिटेड, और आशीर्वाद आटा बंद करना पड़ गया मुझे बीच में, दैट्स अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। Shareholders should know that it's a material hit in my business. They should know this. तीसरा, impairment of PPE. इसके डीप में आएंगे, अभी सिर्फ इसका नाम देखना क्योंकि अभी हम PPE ही चालू करेंगे, तो इम्पेयरमेंट वहां से समझ में आएगी। वैसे इम्पेयरमेंट होता है किसी की भी मार्केट वैल्यू में गिरावट आना, मतलब आप उसको अपने बुक्स में क्या अमाउंट पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और वो मार्केट में कितना बिक रहा है, उसमें गिरावट आना, that's impairment. PPE is plant, property and equipment. That's the biggest fixed asset which a business can have, especially manufacturing businesses. Fixed asset बेचने पे नुकसान या फायदा, that's also an exceptional item. Litigation settlements. Litigation settlement क्या हुआ? Johnson and Johnson's एक पाउडर आता है बच्चों का, suddenly न्यूज में आया that a lady she sued Johnson and Johnson, कोर्ट केस कर दिया because she was claiming कि Johnson and Johnson का पाउडर यूज करके she got cancer. बहुत नाम खराब हुआ जॉनसन एंड जॉनसन का। रादर वही टाइम था जब हिमालय, कीको, इन सब ने एंट्री ली with that clear cut advertisement कि हमारे प्रोडक्ट्स में वो लेड नहीं है which can cause cancer. मैगी, बहुत मैगी प्रोडक्ट के ऊपर कोर्ट केस कर दे और उसका आपको हेवी पेनल्टी पे करनी पड़े, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन में उस लेडी के फेवर में द सुप्रीम कोर्ट गेव दैट पेनल्टी ऑन जॉनसन एंड जॉनसन, हेवी अमाउंट ऑफ पेनल्टी, ह्यूज, वो देनी पड़ी। दैट वाज द लिटिगेशन सेटलमेंट। लिटिगेशन सेटलमेंट भी एक एक्सेप्शनल आइटम होता है। ऐसा क्या हुआ दैट यू लैंडेड अप पेइंग डैमेजेस? ऐसा क्या था? इन्वेस्टर शुड नो दैट। नेक्स्ट आइटम, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। कोई भी प्रोविजन आपने बनाया, आपको लग रहा था कि फ्यूचर में ये मुझे खर्चा बेयर करना पड़ेगा, लेट मी मेक अ प्रोविजन फॉर इट, और आज आपने उसको रिवर्स कर दिया। क्यों भाई? शेयर होल्डर शुड नो दैट कि रिवर्सल क्यों किया है। आपको पहले लग रहा था कि नुकसान होगा, आज ऐसा क्या हुआ कि आपका वो नुकसान का एस्टिमेट पलट गया? क्या पहले एस्टिमेशन ठीक नहीं था, या अब आपने विंडो ड्रेसिंग करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को घुमा दिया है? That is why they should know this. और रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है? वोडाफोन आइडिया इनका मर्जर हुआ, ये एक तरह की रीस्ट्रक्चरिंग है। जब बिजनेस को करने का स्टाइल एकदम से इतना बड़ा स्केल पे चेंज किया जाता है कि आपका बिजनेस एक नए मॉडल में आ जाए, इस रीस्ट्रक्चरिंग को करने के लिए कुछ कॉस्ट लगती हैं। बिग फोर पता है ना आप लोगों को बिग फोर क्या होती है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिग फोर में एक डिपार्टमेंट होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन का। इस डिपार्टमेंट को स्ट्रक्चरिंग कराना और ये उसकी फीस चार्ज करते हैं। लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कई जगह परमिशंस लेनी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। इसकी कॉस्ट एक मटेरियल आइटम होती है, इसलिए इसको भी एक्सेप्शनल माना गया है। फटाफट से सात को दिमाग में बिठा लो। इसमें 2 मार्कर्स का क्वेश्चन सीधा ये आएगा, वो उसमें से कुछ आइटम देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा आइटम एक्सेप्शनल आइटम है। आज तक इन 7 के बाहर कोई आइटम पूछा नहीं गया है। दैट्स द बेस्ट पार्ट, बट इट इज ओनली 2 मार्क्स वर्थ, तो कुछ ज्यादा इसमें चिंता वाली बात है नहीं। लेट्स क्विकली रन अप टू द नेक्स्ट पार्ट कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। आपने ये तो बता दिया कि ये एक्सेप्शनल आइटम्स है, अब इनका क्या करें। इनकी आपको करनी पड़ेंगी 2 एंट्रीज। ड्यूअल एंट्री सिस्टम तो वैसे भी हम करते ही हैं। पहली एंट्री कहाँ लेके जाएंगे, एक तो पीएनएल में लेके जाएंगे। दूसरी एंट्री को क्या करेंगे, दूसरे केसेस में आप इसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। यानी डिस्क्लोजर आपको 2 जगह करना है, एक पीएनएल में और दूसरा नोट्स टू अकाउंट्स में, उसका डिटेल देने के लिए कि ये आइटम किस चीज का है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपने दिखा दिया, एक्सेप्शनल आइटम। ये देखो यहाँ पे था गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो प्रॉफिट आपने पीएनएल में दिखा दिया। आपको नोट्स टू अकाउंट्स में उसका नेचर भी बताना पड़ेगा, कौन सा फिक्स्ड एसेट बेचा है, किसको बेचा है, उस पे ये गेन कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। तो ये ट्रीटमेंट और ये दोनों स्लाइड से जो पोर्शन आता है दैट्स ओनली अंडर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इसका प्रैक्टिकल में कोई यूज नहीं होता। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पे एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे। अब ये हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कर रहे हैं, ये बनता कैसे, ये ऐसा दिखता है, दिख रहा है? इंटरेस्टिंग है ना? कितने लोग एफआर पहली बार कर रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर स्टडीइंग एफआर? आई गेस काफी लोग हैं, 2-3 लोग हैं बस जो दूसरी बार देख रहे होंगे। So this is the format of P&L and other comprehensive income. Simple, ये अब इसी फॉर्मेट में बनता है। Now we do not follow that T shape वाला, that's gone long back. सबसे पहला आइटम सेल्स यानी रेवेन्यू, उसमें से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है डेप्रिसिएशन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स कॉस्ट ऑफ सेल। इसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इसमें से आप 2 आइटम माइनस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये दोनों माइनस करके आपको मिलता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद में आप फाइनेंस कॉस्ट यानी आपके लोन्स पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज अ फाइनेंस कॉस्ट, जिससे बिजनेस चल रहा है दैट इज योर फाइनेंस। उसके ऊपर कॉस्ट क्या आती है, इंटरेस्ट पेमेंट उसकी कॉस्ट होती है। वो फाइनेंस कॉस्ट लेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद में। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम है उसको आप ऐड करेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद में। एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम में, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स मैंने आज तक तकरीबन इतने चेक कर लिए कि अब वो याद भी होने लगा है कि कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते क्या है। आपका जो मेन बिजनेस है उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है? आपका बिजनेस लोन तो लेना नहीं है, आपका बिजनेस लोन पे इंटरेस्ट पे करना तो नहीं है। आपका बिजनेस है, लेट्स सपोज आई एम बाटा इंडिया लिमिटेड, तो जूते बनाना है मेरा बिजनेस, लोन पे इंटरेस्ट पे करना थोड़ी मेरा बिजनेस है। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस तक सिर्फ वही आइटम आने चाहिए जो आपके मेन बिजनेस से लिंक्ड है। फाइनेंस कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम आपके मेन बिजनेस का पार्ट नहीं है। Guys, can you all hear me? Yes, ma'am. Is there any disruption in internet from anyone's side? Yeah, there was. There was. Yes, there was earlier. Yeah. अभी हुआ था ना? Yes. No, I got a message, but I guess वो within seconds हो गया cope up. But could you please repeat for the after finance cost and ठीक है, investment? ठीक है. I'll repeat this पूरा because I got a message कि वो हमारा राउटर एक से दूसरे पे गया है, so I just got that. ठीक है, I'll explain it again. Gross profit तक आपके सारे business related खर्चे,
डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आपके मेन प्रोडक्ट पे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आपके मेन प्रोडक्ट पे रिलेटेड है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस तक आप वो सारे आइटम्स लेते हैं जो आपका मेन ऑपरेशन दिखाते हैं। सो आई गिव एन एग्जांपल कि लेट्स सपोज आई एम बाटा इंडिया लिमिटेड, मेरे लिए मेन ऑपरेशन क्या है? जूते बनाना। अगर मैंने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया है तो बैंक को इंटरेस्ट देना मेरा मेन बिजनेस ऑपरेशन नहीं है। मेरा मेन बिजनेस किस चीज का है? जूते बनाना, हैंड बैग्स बनाना, लेदर बेल्ट्स बनाना, दैट्स माय बिजनेस। So whatever I earn, whatever I expend, that has to be before profit from operations. उसके बाद नहीं, उसके बाद में miscellaneous items होते हैं। इसलिए फाइनेंस कॉस्ट को और इन्वेस्टमेंट इनकम को हम miscellaneous मान के करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं मॉक टेस्ट में इसके नंबर बहुत ज्यादा काटती हूँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर। हम ऐसी चीजों में नंबर थोड़ी गवाएंगे, कम ऑन, ठीक है। Then when you have received your investment income और finance cost का adjustment is done, तो आपको मिलता है profit before tax। अब ये वो वाला अमाउंट है जिस पे टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, आपसे टैक्स वसूलेगा, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस डाल दो, खर्चा डाल दो, और जो बचा हुआ आता है वो आता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपने पूरे साल भर में कमाया। और इसके बाद में वो वाली सारी इनकम्स आएंगी जो रियलाइज नहीं हुई है। फायदे तो हैं लेकिन अभी तक रियलाइज नहीं हुए। अगर मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर गई है तो वो तो मुझे तब मिलेगी जब मैं उसको बेचूंगी, मैं अभी क्यों बेचूंगी? लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू तो ऊपर गई, बढ़ गई, मुझे वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डालना है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आफ्टर प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगी। उसका फर्स्ट आइटम, इफ यू कैन सी, गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। IAS 16 इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके लिए गेन और लॉस जो भी हुआ वो आप यहाँ बुक करेंगे। Then there is gain and loss on fair value through other comprehensive income on financial assets. Financial assets एक अलग ही टॉपिक है, ये जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे भी है यही कॉन्सेप्ट कि ये वो वाले आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने बेचे नहीं है लेकिन इनकी वर्थ बढ़ गई। जैसे शेयर होते हैं, अगर मैंने किसी के शेयर्स खरीदे हैं, अगर आज उनकी वर्थ बढ़ गई तो ये जो इंक्रीज हुआ है ये OCI में जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, P&L में नहीं जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स किस पे ले रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अगर मैंने अपने फाइनेंशियल असेट्स या फिर अपने प्रॉपर्टी पे इंक्रीज जो वैल्यू हो रही है उसको P&L में ले लिया तो डिपार्टमेंट बोलेगा लाओ टैक्स लाओ। फिर मैं बोलूंगी कि यार मैंने बेचा थोड़ी है, जो मेरे को ये गेन हुआ थोड़ी है। इसका सिंपल एग्जांपल ऐसा देखते हैं, अमिताभ बच्चन, his company's name is ABCL, ABC Limited, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी के पास में एक बंगलो था। इन्होंने ये बंगलो खरीदा था 30 इयर्स बैक 10 लाख रुपीस में। इसकी वर्थ हो गई है 40 करोड़। 10 लाख का असेट आज 40 करोड़ का है। तो अमिताभ बच्चन ने, जब उनको पता चला कि भाई IFRS लगाने की वजह से आपको ये जो गेन हुआ है ना फेयर वैल्यू में, ये आपको नोट डाउन करना है, P&L में दिखाना है, तो उन्होंने सोचा कि यार P&L में अगर मैं डालूंगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आते ही बोलेगा कि अरे वो इतना सारा प्रॉफिट दे दो, लेकिन ये प्रॉफिट मुझे मिला ही नहीं, मैं टैक्स दूं कहां से? इतना बड़ा अमाउंट ऑफ गेन, उसके ऊपर अगर डिपार्टमेंट 30% भी टैक्स लेने आएगा, आई डू नॉट हैव मनी टू पे दैट, बिकॉज ये गेन मुझे भी नहीं मिला है। तो इसका सोल्यूशन निकाला गया कि इसको P&L में ना डाला जाए, लेकिन क्योंकि ये फायदा है, इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वर्थ बढ़ रही है, तो ये फायदा दिखाना तो चाहिए। तो इसको कहाँ दिखाएं? वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, कि हम इसको OCI में दिखाएं और OCI के अंडर वो वाले सारे गेन्स या लॉसेस रिकॉग्नाइज करें जो ना तो अभी तक हुए हैं ना हमें मिले हैं। इन दोनों का टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर नहीं होता, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर होता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर तो ऊपर जाता है, उसके नीचे OCI आता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आता है, एंड एंड में यू गेट टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। क्या ये पूरा फॉर्मेट समझ में आता है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ओके ठीक है, सो इसका एक्सप्लेनेशन भी आ गया कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज इक्वल टू रियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो सीधा दिख भी रहा है यहाँ से। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ओसीआई के कुछ आइटम्स है, इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है उन आइटम से रिलेटेड जो फ्यूचर में कभी पीएनएल में जा सकते हैं। दूसरा होता है जो फ्यूचर में भी कभी पीएनएल में नहीं जाएंगे, यानी ओसीआई के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जो फ्यूचर में पीएनएल में जा सकते हैं और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो फ्यूचर में भी पीएनएल में नहीं जाएंगे। अब ऐसे कौन से आइटम्स हैं, इनके आपको नाम याद रखने हैं। पीएनएल में कौन से जा सकते हैं, आप कभी भी फॉरेन एक्सचेंज में, जो मैंने डॉलर वाला एग्जांपल लिया था, मैं जिस भी दिन पे अपने डॉलर्स किसी को बेच दूंगी वो रियलाइज गेन हो जाएगा, वो उस टाइम पीएनएल में चला जाएगा। दूसरा हेडिंग अरेंजमेंट, इसका आपको सिर्फ नाम याद रखना है, दिस कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम एफएम नॉट हियर, तो इसका सिर्फ नाम याद रखना, और ये आपके एफआर के सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए इससे क्वेश्चन आता भी नहीं है। रीमेजरमेंट ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, दिस इज अगेन गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन आने वाला चैप्टर्स, यहाँ के लिए सिर्फ इनका नाम याद रखना, जो कभी भी पीएनएल में नहीं जाएंगे। ये कौन से आइटम है, पीपीई पे जो भी रिवैल्यूएशन होता है वो कभी भी पीएनएल में नहीं जाता, रिवैल्यूएशन सरप्लस उसी से ही क्रिएट होता है। अगर मेरी फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, मैं फैक्ट्री बिल्डिंग कभी बेचूंगी ही नहीं, मेरा मेन बिजनेस है वो, यानी इन एनी केस इसके फायदे से बना हुआ रिवैल्यूएशन सरप्लस कभी भी पीएनएल में नहीं जाएगा। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर होता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस कब पिक्चर में आता है, जब मेरी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में कोई वैल्यू में इंक्रीज आया हो। मैं अपनी फैक्ट्री को कभी बेचूंगी नहीं, तो कभी भी ये प्रॉफिट रियलाइज होगा ही नहीं और इसीलिए कभी पीएनएल में जाएगा ही नहीं। फर्स्ट एग्जांपल इज दिस, अनदर इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। ये भी आपको सिर्फ एक बार यहाँ से लर्न ही करना है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो क्लासिफाई होंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो कभी भी क्लासिफाई नहीं होंगे पीएनएल में। इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले बहुत लंबे टाइम से इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, पर ठीक है बुक में है तो वी हैव टू कवर इट। अब आते हैं बैलेंस शीट पे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। ये जिस सीक्वेंस से बनी हुई है आपको इसी सीक्वेंस में इसको लर्न करना है। यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ दिस फॉर्मेट एनी विथ वे, यानी शुरुआत होगी सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स की। मैं हमेशा पहले एक चीज, जब तक ये फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ था, जब हम पढ़ते थे तो पहले टी शेप की बैलेंस शीट बना करती थी, जिसमें लायबिलिटी साइड पहले होती थी, उसके बाद में एसेट्स रिकॉर्ड होते थे। और मैं हमेशा ये चीज पूछती थी, किसी का फाइनेंशियल पोजीशन आप समझ रहे हो, पहले लायबिलिटीज बताओगे या पहले अपनी ताकतें बताओगे? आई मीन कोई मुझसे पूछता है तुम अपनी पोजीशन बताओ, फाइनेंशियल पोजीशन एक्सप्लेन करो, निधि भास्कर प्लीज एक्सप्लेन योर फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट विल आई से? मुझे दूध वाले को 500 रुपए देने, मुझे प्रेस वाले को 20 रुपए देने, मुझे सब्जी वाला है जो बाहर बैठा हुआ है सोसाइटी के, मुझे उसको 400 रुपए देने। लेकिन वैसे मेरे पास एक फ्लैट है, 4 गाड़ियां हैं, 50 बंगलो है राखी सावंत के जैसे। दिस इज हाउ आई विल एक्सप्लेन माय फाइनेंशियल पोजीशन? नो, ऑब्वियसली नो। वहां पर हमेशा किसी की फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे बताते हैं, हम पहले उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं, ना कि लायबिलिटीज के बारे में। एंड देन व्हेन द फॉर्मेट चेंज, तब तो मुझे बात एकदम याद आई कि यार इस चीज पे मैं पढ़ते टाइम सोचा करती थी कि ये क्या तरीका है किसी के फाइनेंशियल पोजीशन बनाने का। तो दिस प्रॉब्लम इज सॉर्टेड नाउ। आप शुरुआत कहां से करते हैं? असेट से। आप एंड कहां पे करते हैं? लायबिलिटीज पे। अच्छा, असेट्स में भी आप सबसे पहले अपना कौन सा असेट डिक्लेयर करेंगे जिसकी वर्थ सबसे ज्यादा है, यानी नॉन करंट एसेट्स, सबसे बड़ा अमाउंट जिसमें रुका हुआ है। पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सबसे बड़ा पैसा बिजनेसेस का उनकी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ब्लॉक्ड होता है, सबसे पहला अमाउंट ये। उसके बाद में वो अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तीसरा इंटेंजिबल्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, जिनको आप छू नहीं सकते हो। चलो गुडविल को उठा के देखते हैं, खेल के देखते हैं गुडविल से। अरे यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट टच द इंटेंजिबल एसेट्स।
but they are very valuable. एक बड़ी फ्लॉप सी पिक्चर थी, टार्ज़न द वंडर कार. हैव यू सीन दैट मूवी? कितनों ने अपने आप को 3 घंटे टॉर्चर किया वो मूवी देख के? By any chance, could anybody see that movie, Tarzan the Wonder Car? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसमें one design was developed by the main lead actor. उस डिजाइन को वो पेटेंट कराने वाले होते हैं, इससे पहले उनके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो उनको मर्डर कर देते हैं. उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसी चीज को पेटेंट कराना क्या होता है. If there is a design which is exclusively mine and I do not want कि कोई और उसको आके कॉपी करे, I have to get that patented. पेटेंट हो जाएगा कि ये कॉपी नहीं होगा, उसपे मेरा राइट है. It's my invention, it's my idea. ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिसकी वर्थ बहुत ज्यादा होती है, बट यू कैन नॉट जस्ट कैच इट एंड सी इट. वो नहीं हो सकता. क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट ही है. क्रिप्टो करेंसी किसी दिन वैसे ही समझाऊंगी. यू शुड नो, एफआर के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है. फिर आगे नेक्स्ट पे, अब कम पैसा किस एसेट में ब्लॉक दें? करंट एसेट्स में. इनमें भी सीक्वेंस चलता है. सबसे पहले आपका मेन बिजनेस का आइटम, आपकी इन्वेंट्री. उसके बाद में आपके रिसीवेबल्स, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड लास्ट में एसेट हेल्ड फॉर सेल. यानी जो एसेट आपने नियर फ्यूचर में बेचने के लिए रखे हुए हैं, दीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. ये टोटल एसेट्स की कैटेगरी है. लायबिलिटीज पे आते हैं. सबसे बड़ी लायबिलिटी एक बिजनेस के लिए क्या है? शेयर होल्डर्स, यानी इक्विटी. शेयर होल्डर्स को क्या क्या मिलता है? उनकी कैपिटल उनके नाम पे होती है. रिटेन्ड अर्निंग्स, वो सारे प्रॉफिट जो अभी तक आपने बचा के रखे, अगर आज ही बिजनेस बंद हो जाए, ये शेयर होल्डर्स के हैं. यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में जो भी आइटम आपने डाला है, अभी पीएनएल बना के आए हैं, ओसीआई में जो भी गया है वो सब इक्विटी के अंडर आता है. ये टोटल इक्विटी आ जाती है. फिर आते हैं नेक्स्ट मेजर आइटम. बिजनेस चलाने में सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स का रोल है. उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन देने वालों का रोल है. ये लॉन्ग टर्म लोन वाले कौन है? दे कैन बी बैंक्स, दे कैन बी डिबेंचर्स, दे कैन बी लोन नोट्स, दे कैन बी एनीथिंग. फिर डेफर्ड टैक्स. डेफर्ड टैक्स का देयर इज अ सेपरेट चैप्टर, सो डू नॉट वरी, ये वहां पे आपको समझ में आएगा. करंट लायबिलिटीज which are to be paid within 12 months of period. Current liabilities are all those liabilities which you need to pay within 12 months of period. मैंने current assets explain क्यों नहीं करे? क्योंकि अभी आएंगे वो आगे. Current liabilities में simply they are short term liabilities. Be it trade payables, जो आप 11th में समझते टाइम creditors समझते थे. Then short term borrowings, current tax payable, आज इसी साल का जो tax pay करना है, and short term provisions. They are all a part of current liabilities. This sums up your liability side का total. OCI में क्या क्या आता है वो मैंने यहाँ लिस्ट में दे दिया है, although it is not going to be used. बात करते हैं इन current assets की जो मैंने skip किए थे. अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे that was all of a very basic level, जो probably you must have read in your BCom also. अब FR पे बात करते हैं. There is a simple case I will say. करंट एसेट पे मैं किसी भी एसेट को कैसे क्वालिफाई करूं, कैसे क्लासिफाई करूं कि ये आइटम करंट एसेट है या नहीं है? तो आई टेक एन एग्जांपल. आई एम बोइंग, कंपनी है बोइंग जो एयरक्राफ्ट बनाती है. मेरा मेन प्रोडक्ट क्या है जो मैं बेच रही हूँ? एयरक्राफ्ट, प्लेन्स. एक प्लेन बनाने में मुझे 2 साल का टाइम लग जाता है. ये तो 12 मंथ से ऊपर हो गया. तो क्या मैं प्लेन को नॉन करंट एसेट में डाल दूं? क्योंकि ये करंट एसेट तो नहीं है. करंट एसेट की डेफिनेशन तो हमेशा हमें ये बताई जाती है कि 12 मंथ्स के अंदर अंदर जिसको सेटल करना हो वो करंट एसेट है. तो मेरा तो एरोप्लेन 12 मंथ्स में नहीं तैयार होता, 2 साल लग जाते हैं, 24 मंथ्स में तैयार होता है. Should I classify my aircraft into non-current asset? बताओ आपके हिसाब से क्या लग रहा है? It should be a non-current asset? No, ma'am. No, why no? Because it's like inventory for us. Why Like- inventory? Because it's not the finished goods yet.
ठीक It's है? written in the definition. It's an entity's normal operating cycle. Exactly. So now what happened? What Kunal is saying, ये पहले तक लड़ाई होती थी. No, you will say, मैम लड़ाई होती थी? हाँ, लड़ाई होती थी. एक कंपनी कोई टेक लेती थी कि नहीं मैं तो इसको नॉन करंट एसेट नहीं मानूंगी, लेकिन ऑडिटर बोलता था कि भाई साहब आईएफआरएस बोल रहे हैं कि 12 मंथ्स में सेटल होना जरूरी है, मैं नहीं मानता इसको और नॉन करंट एसेट में डालूंगा. और इस लड़ाई पे वो कोर्ट में पहुंच जाते थे. आईएफआरएस बनाने वाला एक बोर्ड है, उस बोर्ड ने भी इंडस्ट्री के लोगों को बिठा के ये डिस्कशन किए कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको. ये पता चला कि आज के टाइम में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से लंबी है. अगर आज मुझे ट्रेन के डब्बे बनाने हैं वो तो 12 महीने में नहीं बन सकते. तो इसका मतलब ट्रेन बनाने वाली कंपनी उसका हर आइटम नॉन हो जाएगा. नो, अगर आज मैं एक बिल्डर हूँ, मैं बड़ी बड़ी सोसाइटीज बना के बेचती हूँ, मुझे एक सोसाइटी बनानी है 100 हाउसेज है उसके अंदर, वो 12 महीने में कैसे बनेंगी? और इन दैट केस आप हर आइटम को मेरे नॉन करंट एसेट में डाल देंगे, तो उससे जो सेल होगी उस पे फिर कैपिटल गेन टैक्स मांगोगे मुझसे. मेरे पीएनएल में देयर इज नो आइटम जिसमें मैं रेवेन्यू बुक करूंगी. ये इतनी लड़ाइयां होने के बाद में फाइनली सेकंड वाला बुलेट इंट्रोड्यूस किया गया कि 12 months or if any item is part of your normal operating cycle, then it is also categorized as a current asset. यानी 12 महीने वाला क्लॉज अगर नहीं भी हो रहा हो तो एक दूसरा क्लॉज इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि अगर कोई भी आइटम आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आ रहा है तो वो करंट एसेट है. अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? रॉ मटेरियल से शुरू होके जब तक फिनिश्ड गुड नहीं बन जाता, दैट इज योर ऑपरेटिंग साइकिल. एयरक्राफ्ट शुरू करने से लेकर बनने तक 2 साल लगते हैं, 2 साल ऑपरेटिंग साइकिल है. और 2 साल में जितने भी आइटम्स फॉल करेंगे वो सब करंट एसेट्स में आएंगे. क्लियरली आईएफआरएस ने क्लेरिफाई कर दिया कि लड़ो मत यार, ऑडिटर्स एंड कंपनीज प्लीज डू नॉट फाइट, इतना बड़ा मैटर नहीं है यार, वील करेक्ट इट. कर दिया करेक्शन फिर, और ये डिलेमा भी मिट गया. ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर है कि किसी आइटम को हम कहां पे क्यों डालते हैं. ये जो ऑपरेटिंग साइकिल वाला है ये कई बार क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया है. नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज बीन देयर, जहां केस दिया जाता है एंड यू हैव टू टेल द एग्जामिनर और मार्केट की करंट एसेट में डालेंगे कि नॉन करंट में डालेंगे. इज इट क्लियर? दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a quick thing, ma'am. Yes, yes. So is it necessary that we disclose the equity and liabilities above the non-current liabilities and current liabilities? Yes, the sequencing has to be strictly followed, Anuj. Strictly. If we take an example of any entity's financial statements, so if you see the financial position, the equity and liabilities part is shown at the last, after the non-current liabilities and current liabilities. Let's come again because I missed listening to you. You are saying that if I can show a practical example of a No, balance so if we check a practical example, the equity and liabilities will be shown after the current liabilities and non-current liabilities. So Now- that is just my point. find any company which will show equity after current liabilities. Yes. You won't find an example. Yes. This would be done. I will show you GMR infrastructure की balance sheet. That otherwise also I do all the time demos में, ताकि आप जो देख रहे हो आपको वो live भी दिख जाए. At least ये item तो हमें live मिल ही जाता है. बाकी चीजें तो आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, they are all a part of internal workings of a company. लेकिन ये तो public में declare होता है, तो ये मैं आपको शो करूंगी. ये सीक्वेंस एग्जैक्ट ऐसा ही मिलेगा आपको, बिकॉज दिस इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. क्यों? क्योंकि आईएफआरएस बोर्ड ये चाहता है कि इन्वेस्टर को बार बार अलग अलग कंपनीज के अलग अलग फॉर्मेट्स देख के कंफ्यूजन नहीं हो. सी द इन्वेस्टर इज अ लेमैन. यू कैन बी अ फाइनेंस चैम्प, आई कैन बी अ फाइनेंस चैम्प, ही मे नॉट बी अ फाइनेंस चैम्प. आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स सिमिलर कंपेरेटिव तरीके से बनाने हैं. ठीक है? Oh yeah. Okay. Yeah. Thank you. So I'll show that if the sequencing in any case cannot be changed. You will not find even a single example. जो published है, जो published accounts नहीं है, वो तो कैसे भी बना लो. But when your accounts are going in the public domain, तो format यही होना चाहिए. Okay. Perfect. Yeah. Thank you. Statement of changes in equity.
करंटली आई से इसको स्किप कर दो। व्हाई? आज तक के इतिहास में ये एक बार पूछा गया है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आई विल इंश्योर दैट आई गेट दिस डन, बट दिस इज समथिंग विच इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस। और मैं फर्स्ट ही क्लास में आई डू नॉट वांट टू हेवीली रेन ऑन यू, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ते ताकि समझने में आसानी हो। अभी कईयों की तो जर्नी चालू हुई है एसीसीए की, आई डू नॉट वांट टू स्केयर देम कि वो एसीसीए छोड़ दें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नॉट फॉर प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट सेक्टर एंटिटीज। व्हाट डू यू से, क्या फर्क होता होगा एक एंटिटी जो प्रॉफिट के लिए एग्जिस्ट करती है, एक एंटिटी जो नॉन प्रॉफिट के लिए एग्जिस्ट करती है? इनका एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे, इनके ऑब्जेक्टिव्स में। फाइनेंशियल एम, जो प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज है उनका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, जबकि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका मोटिव होता है वैल्यू फॉर मनी देना। कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे इसका कि वैल्यू फॉर मनी वाली कौन सी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपने देखी है? रेलवेज, मेट्रो, गवर्नमेंट जो भी देती है दैट इज विद दिस फीलिंग इन बिहाइंड दैट वर्किंग कि हमें वैल्यू फॉर मनी देना है। जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज है, बी इट इलेक्ट्रिसिटी, सो वी सिंपली आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू ऑल कम फ्रॉम, लेकिन आई टॉक अबाउट दिल्ली एंड गुड़गांव, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैं दे आर वेरी नॉमिनल, जबकि हम लोग पावर बैकअप के नाम पे जो प्राइवेट एंटिटीज को देते हैं वो 15 रुपीज पर यूनिट तक भी पड़ती है। दैट्स द डिफरेंस। सरकार आपसे हर चीज नहीं वसूलना चाहेगी, ऐसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी भी आपसे हर चीज नहीं वसूलना चाहेगी। ठीक है, दूसरे पे आते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज है ये किसको अकाउंटेबल होते हैं? या तो सरकार को या फिर एक पब्लिक एट लार्ज को। अगर रेलवेज की बात करें, दे रिपोर्ट टू द रेलवे मिनिस्ट्री which in turn have to take care of if the जनता is happy with the services. So when the Modi government came into picture, बहुत इस चीज पे हुआ था कि भाई प्राइवेट हैंड्स में जो रेलवे स्टेशन है उनका मेंटेनेंस दे दो ताकि वो नीट एंड क्लीन रहे। लोगों को क्या चाहिए कि वहां बैठ के एक साफ एनवायरनमेंट में दे कैन वेट फॉर देयर ट्रेन्स शुड बी ऑन टाइम, दैट्स वैल्यू फॉर मनी। तीसरी चीज, इनका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? अगर कोई एनजीओ होगी तो उसका तो डोनेशन है, अगर सरकारी है पब्लिक सेक्टर एंटिटी है तो गवर्नमेंट से फंडिंग आती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ये टॉपिक एक छोटा सा दिया हुआ था इसलिए मुझे कवर करना पड़ा, ये आता नहीं है एग्जाम में, नॉट इवन वंस इट हैज बीन देयर। एंड अब इसके ऊपर जो चीज ये डिस्कस कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि इनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल कौन से होते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को पब्लिक के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाने नहीं है, दे आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। क्यों? क्योंकि इनको शेयर थोड़ी इश्यू करने हैं, जो इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारा शेयर कहां वैल्यू पे चढ़ गया है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसे केस में ये अपनी इनकम और किस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं सिर्फ उसके बारे में थोड़े से फाइनेंशियल्स बना के देते हैं, वो भी बड़े लूज एंड पे। लेकिन कुछ आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन पे अप्लाई हो जाते हैं। दे कैन बी इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री तो होती है इनके पास, नॉन करंट एसेट्स इनके पास हो सकते हैं। लीज का एक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बात करता है जब कोई भी एसेट लीज पे लिया जाता है यानी रेंट पे लिया जाता है। तो ये जो कुछ कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इन पे अप्लाई होते हैं। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आ सकता है तो ये पूछ सकता है कि कौन से 4 स्टैंडर्ड्स एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होते हैं। तो गाइस इसमें से कुछ ज्यादा आता नहीं है। एंड हियर इट एंड्स योर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 मैं प्लीज स्टार्ट कराऊंगी, इसलिए डू नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत ट्रायल क्लास है इसलिए 1 घंटे में निपट जाएगा। नो, बिकॉज अंटिल अनलेस यू सी कि एफआर का टेक्निकल कंटेंट क्या है तब तक पेपर लेना है, मुझसे लेना है, किसी और से लेना है, या पेपर इवन जून में देना है, ये डिसाइड कैसे करोगे? ठीक है, सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग फॉर 10 मिनट शॉर्ट ब्रेक, 6:15 से आके वापस रिज्यूम करें। Yes, ma'am. Okay. So 6:15 we shall be back. So actually I wanted कि हम next chapter भी start करें so that थोड़ा सा आपको technical जब मिलेगा, अभी तक तो it was just introductory to FR, जब technical देखने को मिलेगा तभी पता चलेगा कि exactly कुछ समझ आ रहा है या नहीं।
So I'll start with the next chapter, chapter number 2. यहाँ से थोड़ा सा धीरे चलेंगे because this is quite important chapter. Tangible non-current assets. You can touch them. They are non-current assets means they are not current assets. So they are tangible non-current assets. Now we talk about IAS 16 here, property, plant and equipment. इसको मैं denote करती हूँ PPE से और आपको ये बहुत सारे trainers PPE से denote करते हुए मिलेंगे. IAS 16 PPE. इसको mark करना. There is not even a single question in section C जिसमें PPE का adjustment नहीं हो. Not even a single. ये इतना important portion है कि बिना इसके ना consolidation होगा ना ही आपके single entity financial statements बनेंगे. This is very crucial. तो इसको एक बार ध्यान से देखते चलते हैं. IAS 16 PPE में क्या क्या आता है? The first thing which you need to understand, property, plant and equipment. तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. I'll have to share a screen with you. Just a second. Businesses need a hosting solution that is helpful. Just confirm me if you can see the screen. It's a YouTube screen. मुझे एक बार ये बताओ कि it is visible to you. दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes. Just confirm में आवाज भी आ रही हो तो ये अभी कुछ ऐड आएगा उसके बाद में एक बिजनेस के लिए PPE में क्या होता है उसकी रेलेवेंस अभी समझेंगे. Powerful yet easy to manage. Let's look at how business. Is it visible and audible? Yes. Right, so saw that. Yes, ma'am. समझ में आई कि एग्जैक्टली PPE कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में कितनी बड़ी वैल्यू की चीज होती होगी. इट्स सिंपल आइसक्रीम स्टिक.
सिंपल केक्स जो हमें लगते हैं कि शायद ये हाथ से कोई बनाता होगा, बट व्हेन इट इज अ वेरी लार्ज मैन्युफैक्चरर, वो बनाते नहीं है, इट कम्स फ्रॉम मशीन्स, दैट इज देयर प्लांट। तो प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, ये तीनों चीजें एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट होते हैं। हम जो अभी ये आईएएस देखने वाले हैं, ये उसी चीज के ऊपर एड्रेस करेगा दैट एग्जैक्टली हम इस पीपीई की अकाउंटिंग करेंगे कैसे। आपके लिए अगर मैं रेलेवेंस की बात करूं, तो आपके लिए रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि आप जब फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट के प्रोफाइल में जाते हैं तो वहां पे आपको इसी की ही एप्लीकेबिलिटी चेक करनी होती है। दैट मींस यू नीड टू चेक कि हम पीपीई को कैसे डील करेंगे। अब इस पे एक एक करके देखते हैं कि इसका हम रिकॉग्निशन और मेजरमेंट करते कैसे हैं। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू सी, सबसे पहले जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी पीपीई को डाला जाता है, वो कॉस्ट पे डाला जाता है। ये सबसे पहले का क्या मतलब, आज मैंने एक प्लांट खरीदा है, अब कल से मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो ऑटोमेटेड होगी, यानी मुझे सबसे पहली एंट्री करनी है, दैट्स इनिशियल मेजरमेंट, इट इज ऑलवेज एट कॉस्ट। अब कॉस्ट में क्या आएगा, दैट्स सेपरेटली डिस्कस्ड। अब जब मैंने आज इसको रिकॉर्ड कर लिया, तो हर रिपोर्टिंग डेट पे मुझे इसका क्या मेजरमेंट लेना है। अब ये रिपोर्टिंग डेट क्या है, साल का एंड, साल की लास्ट डेट जिसपे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, दैट्स रिपोर्टिंग डेट। यानी मेरे पास यहाँ पे दो चीजें हो गई, सबसे पहले जब असेट को परचेज किया तो मुझे उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। नंबर 2, जब साल का एंड आएगा, हर साल का एंड आएगा, तो मैं उसको कैसे रिकॉर्ड करूं, वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में या सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंडर आता है, राइट। अब इसमें कॉस्ट में क्या क्या लिया जाए, आईएफआरएस ने, आईएएस ने क्लियरली कई चीजें बता दी है कि ये चीजें आपको लेनी है। क्या क्या लेना है, एक तो आपको इनिशियल कैपिटल कॉस्ट लेनी है, यानी कि आपने जो भी पैसा खर्च किया, दैट्स योर इनिशियल कैपिटल कॉस्ट। इस खर्च करने में बोरोइंग कॉस्ट भी आती है। अगर आपने कहीं से लोन लेके वो असेट खरीदा है, तो उस लोन पे पे किया जाने वाला इंटरेस्ट भी इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आएगा या फिर इनिशियल कैपिटल कॉस्ट में आएगा। दूसरा, उसके अलावा कुछ कॉस्ट लग सकती है, जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट। हम एसी लेके आते हैं, एसी को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके लिए अलग खर्चा होता है। तो आप एसी की कॉस्ट कितना बोलते हैं, इंस्टॉलेशन के खर्चे को जोड़ के बोलते हैं। और तीसरी चीज, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू वाला जो है, इसको एक बार इग्नोर करना, इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ क्या है। I'm sorry to interrupt, ma'am. Your screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल। I'm not sure if that's just me or. Yeah, it's not visible. नाउ जस्ट कंफर्म, No, it's still not visible. No. नॉट विजिबल। There is some gray screen instead of PPT. देयर इज, Some gray screen which is visible instead of PPT. अब बताओ, No, not yet. अभी भी नहीं। No. No, still No, not. ma'am. Yeah, now it is visible. Yes, it's good. Yeah. इज इट विजिबल नाउ? Yes, perfect. ठीक है, चलो। तो रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, वी वर सेइंग कि इनिशियल मेजरमेंट हम हमेशा कॉस्ट पे करेंगे, उसके बाद में हर रिपोर्टिंग डेट पे क्या करेंगे, आगे कोई खर्चा होगा तो क्या करेंगे, वो आगे आएगा। कॉस्ट में क्या क्या लेना है, तो पहली चीज कॉस्ट में हमने देखी, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है, यानी इनिशियली ही आपने उस असेट को खरीदने में जो जो कॉस्ट लगा दी, वो सब इनिशियल कैपिटल कॉस्ट में आती है। प्लस उसके अलावा कोई आपने कॉस्ट लगाई है, वो भी आ जाएगी, यानी इंस्टॉलेशन कॉस्ट। क्या होता है, जब बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में प्लांट्स लगाए जाते हैं, अगर आपने कभी देखा हो, इफ यू गॉट अ चांस टू गो एनीवेयर जहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हुई है, उनके बड़े बड़े प्रोसेसेस होते हैं, बड़े बड़े टंकियों जैसे दिखते हैं कुछ कुछ, उनको इंस्टॉल करना, उनके लिए एक बेस तैयार करना, उस पर भी कॉस्ट लगती है। यानी ऐसे में साइट प्रिपरेशन के ऊपर भी जो कॉस्ट लगेगी, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर मेन कॉस्ट। तीसरी कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू एक बार इग्नोर करना। डिसमेंटलिंग क्या होती है, लेट्स सपोज एक प्लांट हमने आज खरीदा, इसकी लाइफ 10 साल है,
और 10 साल में जब आप नया प्लांट लेके आएंगे तो आपको इस प्लांट को यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसकी भी कॉस्ट लगेगी, दैट्स डिसमेंटलिंग कॉस्ट। एक प्लांट को हटाने की कॉस्ट इज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। लेकिन अब इसमें होता क्या है, ये खर्चा होगा आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद होगा ये खर्चा। यानी आज मुझे अगर इस कॉस्ट को जोड़ना है तो मुझे उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 10 साल बाद जो कॉस्ट लगेगी, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है उस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसका एक क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिकल करूंगी, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई। अभी इसमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझो, एक इनिशियल कॉस्ट लेनी है, दूसरी इंस्टॉलेशन या साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, तीसरी अगर कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगी तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, ये सिंपल कॉस्ट आएगी। आगे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। इनिशियल खरीदने के बाद में अगर कोई भी खर्चा आपने और किया तो क्या मैं उसको असेट में जोड़ दूं? हाँ, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो। वो क्या कंडीशंस हैं? और ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ही आप उसको असेट की वैल्यू में जोड़ेंगे। वो कौन सी है? नंबर 1, आपके असेट की इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कैपेसिटी बढ़ गई। मेरे पास एक घर था 3 बेडरूम, मैंने खर्चा किया बाद में और 1 बेडरूम और बना लिया। इट हैज इंक्रीज द इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ माय हाउस। यानी मुझे इस रूम को बनाने में जो खर्चा मैंने इनकर किया, ये मुझे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। कैपिटलाइज करना मतलब असेट की वैल्यू में डालना पड़ेगा। मैं P&L में खर्चा नहीं दिखा सकती इसका, मुझे इसको असेट की वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा। हर साल फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, subsequent measurement of items which happen afterwards. दूसरा, it relates to a major inspection or repair of the asset. यानी कि repairs, overhaul, inspection का खर्चा, ये कई बार इतने ज्यादा अमाउंट के होते हैं कि बिना इनके asset functionally नहीं होता। जैसे आपकी प्लांट एंड मशीनरी में सडनली कुछ हो गया, मशीनरी रुक गई, अब आपने एक इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर ने बहुत लंबा बिल दे दिया कि साहब ये तो मेजर एक डैमेज हो गया है और आपको इसको रिपेयर कराने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा। क्या मैं उसको P&L में डाल दूं? तो IAS 16 ने बोला नहीं, अगर ये एक मेजर इंस्पेक्शन या मेजर रिपेयर है जिसको करे बिना असेट चलेगा ही नहीं, आप इसको उसकी वैल्यू में डालिए, कॉस्ट ऑफ असेट में डालिए। तीसरी चीज, इट इज रिप्लेसिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स असेट। अब ये कॉम्प्लेक्स असेट क्या होता है वो अभी आगे आएगा। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स असेट के किसी भी कंपोनेंट को रिप्लेस करना है तो वो भी उसकी असेट की वैल्यू में जुड़ेगा। वैसे अगर एग्जांपल दूं, कॉम्प्लेक्स असेट एयरक्राफ्ट को बोलते हैं, जिसमें अलग अलग बहुत महंगे महंगे अलग अलग पार्ट्स लगते हैं, कंपोनेंट्स लगते हैं, उससे वो कॉम्प्लेक्स असेट बनता है। अब एक एयरक्राफ्ट है, उसकी चेयर्स की, सीटों की लाइफ अलग है, टेल की लाइफ अलग है, इंजन की लाइफ अलग है, विंग्स की लाइफ अलग है, कॉकपिट की लाइफ अलग है। अगर ऐसा हुआ कि एक इंजन 3 साल से ज्यादा काम नहीं करेगा लेकिन बॉडी तो ठीक है, तो हम सिर्फ इंजन रिप्लेस करेंगे। उसको क्या मैं एयरक्राफ्ट की वैल्यू में जोड़ दूं या P&L में डाल दूं? क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स एसेट है, अगर उसका कोई भी कंपोनेंट बदला जाता है तो पुराने कंपोनेंट की वैल्यू को निकाल लो, नए वाले कंपोनेंट की वैल्यू को जोड़ दो एयरक्राफ्ट की वैल्यू में। इसका मतलब उसको कैपिटलाइज कर दो। तो ये 3 कंडीशंस इन्होंने बताई कि अगर आगे चल के कोई भी खर्चा होता है तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आप इसको असेट की वैल्यू में जोड़ लेंगे, वरना आप P&L में ले जाएंगे। पहली कंडीशन, अगर उससे उस असेट से आने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ते हैं। दूसरा, अगर ये एक मेजर रिपेयर है, मेजर इंस्पेक्शन, मेजर ओवरहॉल है जिसके बिना असेट वर्केबल कंडीशन में नहीं होगा, तो जो भी खर्चा है वो असेट की वैल्यू में जोड़ दो। तीसरा आइटम, अगर ये कॉम्प्लेक्स असेट है और कॉम्प्लेक्स असेट का एक कंपोनेंट आपने रिप्लेस किया है, बदल दिया है, तो पुराने वाले को वहां से निकाल दो और नए वाले को उसमें जोड़ दो। तो ये थ्योरेटिकल सी है, बट यस आपको केस देखते ही समझ में आ जाएगा। अब ऐसे केस में कॉम्प्लेक्स असेट के बारे में एक और चीज इन्होंने बोली, कॉम्प्लेक्स असेट is that asset which is made up of a number of components जिनका डेप्रिसिएशन सबका अलग अलग रेट से चलता है। यानी एयरक्राफ्ट का जो मैंने एग्जांपल दिया, इंजन अलग रेट से डेप्रिशिएट होगा, चेयर्स सीटें अलग रेट से डेप्रिशिएट होगी, बॉडी अलग रेट से डेप्रिशिएट होगी, कॉकपिट का सामान अलग रेट से डेप्रिशिएट होगा। दैट्स अ कॉम्प्लेक्स असेट।
ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद दिस स्लाइड? बोलो बोलो Yes, ma'am. हेलो यस, मतलब प्रॉब्लम है? या मैम प्रॉब्लम है दरअसल में सपोज कीजिए हम किसी कॉम्प्लेक्स एसेट्स का कोई पार्ट चेंज करते हैं और ठीक जो है, हम पार्ट चेंज करते हैं जो पुराना वाला पार्ट था उसकी वैल्यू का हम क्या करेंगे मतलब हम निकाल नए देंगे। एसेट्स की नई एसेट्स की वैल्यू में से माइनस करके जब उसे कैपिटलाइज करेंगे कम अगेन मुकुल। आई एम टेलिंग दैट सपोज कीजिए हम कोई एसेट्स चेंज कर रहे हैं इंजन चेंज कर रहे हैं हम एयरक्राफ्ट का जो पुराने वाले इंजन की जो वैल्यू होगी डिकम्पोजिंग वैल्यू जो होगी उसकी तो उसका हम क्या करेंगे नई वाली इंजन की वैल्यू में से माइनस करके कैपिटलाइज करेंगे ना मैम जो पुराने वाले की वैल्यू है WDV रिटन डाउन वैल्यू या कैरिंग अमाउंट है Carrying वो तो amount. निकाल देंगे और नए वाले ठीक की है जोड़ देंगे। ठीक है ठीक है, मैम वो तो स्क्रैप वैल्यू होगी ना फिर फायदे में। नहीं कुणाल, सो एग्जैक्टली स्क्रैप वैल्यू नहीं बोल सकते उसको। स्क्रैप वैल्यू तो होती है आप अगर उसको किसी को भी बेचेंगे तो वो आपको मिलेगी, वो नहीं। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस कंपोनेंट की क्या वैल्यू जुड़ी हुई थी आपको वो हटानी है। रुको मैं इसका एक केस देती हूँ, एक सेकेंड। ये स्लाइड का एक पोर्शन ही दिखेगा। आई विल ब्रिंग बैक दी पूरी स्लाइड, एक सेकेंड में बस, जस्ट अ सेकेंड, आई नीड समथिंग टू राइट हियर। देखो सो यहाँ केस क्या हो रहा है, लेट्स सपोज आपका जो एयरक्राफ्ट था, मैं जो लिख रही हूँ वो दिख रहा है सबको? यस मैम यस मैम। एयरक्राफ्ट की वैल्यू आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेट्स सपोज आती है $1 लाख की, रैंडम नंबर। इसमें एक इंजन है जो पूरा खराब हो गया है। ये इंजन इस WDV में कुछ 20,000 वर्थ का है, लेकिन जो नया इंजन आया है वो आया है $40,000 का। मैं इसका ट्रीटमेंट क्या करूं? सिंपल की तरह करूं। 1 लाख में से जो पुराना था वो तो बाहर निकाल लो। पुराना कितना जुड़ा हुआ था? 40,000 नहीं जुड़ा हुआ है, 20,000 ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से 20,000 तो निकाल लो। आपने कितने का ऐड कर दिया? आपने 40,000 का ऐड कर दिया, यानी अब आपका असेट कितने पे दिखेगा? 120 पे दिखेगा। ठीक है, ऐसे ट्रीट करोगे आप इसका। जो रिप्लेस कंपोनेंट है उसको डी रिकॉग्नाइज करने का मतलब वहां से निकाल लेना, और जो नया वाला कंपोनेंट है उसको उसकी करंट नई कॉस्ट पे जोड़ देना। ओके मैम ओके मैम। मुकुल अच्छे से क्लियर हुआ ना? यस मैम या ओके, लेट मी जस्ट चेंज द स्क्रीन अगेन। आप पूरा दिख रहा है? या चलो, सो लेट्स डू वन थिंग हियर। अब एक बार सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। ठीक है, आई शो द बुक आल्सो टू यू, तो बुक देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसका एग्जांपल कैसे करेंगे। ये आपकी बुक है, आई डोंट नो आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, मैं दिखा देती हूँ। बुक दिख रही है? यस मैम। आई एम टेकिंग पेज नंबर 28 ऑफ दिस बुक। तो आपकी ये तो रिकॉर्डिंग में तो दिखेगी, लेकिन जब आप बुक खरीदेंगे तो आप इसको देख सकेंगे कि पेज नंबर 28 पे है ये जो क्वेश्चन हम अभी करने जा रहे हैं। ये 28 सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पे इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ से। A piece of machinery has an annual service costing $10,000. During the most recent service, it was decided to replace part of the engineering, meaning that it will work faster and produce more units of the product per hour. क्या ये economic benefits increase करना नहीं हुआ? बोलो। यस ठीक है, the cost of the replacement part is $20,000. Would this expenditure be treated as capital or revenue expenditure? तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपको जो भी खर्चा आप करेंगे क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अब ध्यान रखना यहाँ दो खर्चों की बात हो रही है, एक है 10,000, दूसरा है 20,000। 10,000 तो आपने बात ये करी कि हम मशीनरी की रेगुलर सर्विस कराया करेंगे, एनुअल सर्विस कराएंगे, उस पे कॉस्ट आएगी $10,000 की। जबकि ये जो 20,000 वाला है इस पे आपको एक पार्ट रिप्लेस करना पड़ गया है। सर्विस करते टाइम पता चला कि एक पार्ट गड़बड़ हो रहा है, तो दो अमाउंट से, दो में से कौन सा रेवेन्यू और कौन सा कैपिटल ये आपको बताना है। 10,000 आपको क्या लगता है क्या है?
क्या 10,000 की सर्विसिंग करने से आपकी एसेट की वर्थ बढ़ जाएगी, या फिर इसमें कोई मेजर ओवरहॉल है जिसकी वजह से आपका एसेट बंद पड़ा था और अब ये इसके बाद ही काम करेगा? इट्स अ रूटीन सर्विस, रूटीन सर्विस। तो 10,000 तो आपका कैपिटलाइज करने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन 20,000 के लिए क्लियरली ये बोला है कि आप जब इस पार्ट को रिप्लेस करेंगे तो ये मशीनरी फास्टर भी काम करेगी और ज्यादा यूनिट्स भी प्रोड्यूस करेगी। यानी 20,000 का तो कोई डाउट ही नहीं है, जब ये पार्ट रिप्लेस हो जाएगा तो मेरे पास प्रोडक्शन ज्यादा हुआ करेगा। तो 20,000 तो क्लियरली कैपिटलाइज होगा, लेकिन 10,000 क्योंकि यहाँ पे केस से पता नहीं चल रहा है कि इससे कोई भी बेटरमेंट आएगा कि नहीं आएगा एसेट में, हम इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। So girls, all the girls have left the class. अरे भाई कुड़ियों कहाँ चली गई? No, ma'am, understood. ओके चलो, तो हम यहाँ पे थे। अब डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, रादर दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट व्हिच वी विल कवर टुडे। क्या होता है डेप्रिसिएशन? जब किसी एसेट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में डैमेज होता है, इसको वेयर एंड टेयर भी बोलते हैं। वेयर एंड टेयर मतलब पहनना और फाड़ना, यानी कि आपने यूज करने की वजह से उस एसेट की वैल्यू में जो भी गिरावट आई है उसको रिकॉर्ड करना, दैट्स डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन का एक और कारण होता है ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलीट हो जाना। चीजें ऑब्सोलीट भी होती है, कई बार आउटडेटेड हो जाती है, इसलिए भी उनकी वैल्यू में गिरावट आती है। तो डेप्रिसिएशन दोनों टर्म्स को इंक्लूड करता है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर को भी और ऑब्सोलेसेंस को भी। इन दोनों को इंक्लूड करके आप डेप्रिसिएशन का इसमें क्या रूल आपको IAS 16 बताता है वो ध्यान रखना है। पहली चीज, जैसे असेट यूज के लिए अवेलेबल है आप वहां से डेप्रिसिएशन लगाना चालू करते हैं, ये डेट अलग हो सकती है। कैसे अलग हो सकती है? मैंने एसेट परचेज किया 1 अप्रैल 2021 को, लेकिन मैंने इसको यूज किया 1 जुलाई 2021 से। मैं डेप्रिसिएशन कब से लगाऊं? 1 अप्रैल से या 1 जुलाई से? जब से मैंने उसको यूज किया। अवेलेबल फॉर यूज, यानी वो यूज के लिए जब से तैयार हो गया था तब से मैं उस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। चलो थोड़ा सा इस एग्जांपल को रिफ्रेश करती हूँ। 1 अप्रैल मैंने एसेट खरीदा, लेकिन वो एसेट यूज करने के लिए तैयार नहीं था। एसेट यूज करने लायक जैसे ही बना 1 जुलाई से मैंने यूज करना चालू कर दिया, तो मैं डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल से नहीं 1 जुलाई से लगाऊंगी। लेकिन अब इसका दूसरा केस देखते हैं। 1 अप्रैल को परचेज होता है और रेडी टू यूज होता है, लेकिन आप यूज नहीं करते। सब कुछ ठीक है, आपने यूज नहीं किया, आपने यूज किया इसको 1 अप्रैल से, तो डेप्रिसिएशन कब से लगेगा? 1 अप्रैल से लगेगा। यानी यहाँ पे FR में आपको क्लियरली ये चीज बताई जाएगी कि असेट रेडी टू यूज था कि नहीं था। मेरे फर्स्ट केस में मैंने ये अज्यूम किया कि रेडी टू यूज भी जुलाई में ही हुआ है, लेकिन सेकंड केस में क्लियरली क्वेश्चन ने बता दिया कि असेट आज के आज यूज किया जा सकता था 1 अप्रैल को ही, लेकिन आपने इसको 1 जुलाई से यूज किया, तो डेप्रिसिएशन तो 1 अप्रैल से लगेगा। इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। हम एक गाड़ी खरीदते हैं, लेट्स सपोज वी बाय होंडा सिटी। मैंने लाके वो गाड़ी अपने गैराज में रख दी, आई एम नॉट यूजिंग इट। जब मैंने खरीदी थी तो वो लेट्स सपोज 10 लाख की खरीदी, मैंने चलाई नहीं उसके बाद में, बस मैं शोरूम से घर तक लेके आई हूँ, बस देखने जाऊंगी, तो क्या वो 10 लाख की बिकेगी? No, ma'am. क्यों नहीं बिकेगी? Because depreciation starts happening the moment it was available for use. आपने यूज नहीं करी, that's your problem. ये available for use कब से हो गई थी? जिस दिन आप खरीद के ले आए थे। ऐसे ही कोई मशीनरी बिजनेस लेके आया, मशीनरी आज की दिन काम करने के लिए तैयार थी, आपने यूज नहीं करी, डेप्रिसिएशन तो डे 1 से लग जाएगा। लेकिन हाँ, मशीनरी तैयार नहीं है, मशीनरी तैयार हुई 4 महीने बाद, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगाना।
दैट्स द होल आइडिया, और ये IAS 16 ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया है। दूसरी चीज आती है, मैं पहले मेथड यूज कर रही थी स्ट्रेट लाइन मेथड, मेरे मुंह में आ गया कि मैं WDV यूज करूंगी। क्या मैं ऐसे चेंज कर सकती हूँ क्या मेथड को? आइडियली तो नहीं, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको चेंज करना अलाउड होता है। वो क्या सर्कमस्टेंसेस है? सिर्फ 3 ही केसेस हो सकते हैं। नए मेथड की वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज्यादा फेयर दिखेंगे, क्लियर, बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा। दूसरा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी क्या होती है कि मुझे अपने असेट्स को उनकी यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट कर देना है, दैट्स एन अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन अकाउंटिंग एस्टिमेट ये होता है कि किस मेथड से करना है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बदलनी चाहिए, आप मेथड चेंज कर दो, दैट्स ओके। और तीसरा, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हो तो चलता है, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं होना चाहिए। वापस बताती हूँ, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसी तो ये है कि मुझे मेरे एसेट को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट कर देना है, दैट इज माय पॉलिसी। लेकिन उसको कैसे करना है, WDV से करना है कि SLM से करना है, दैट्स एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। एस्टिमेट कैसे? चाहे मैं WDV यूज करूं तो मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करनी है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करूं तो मुझे लाइफ ऑफ एसेट एस्टिमेट करनी है। इसलिए जो मेथड्स होते हैं वो अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं, जबकि एक एसेट को डेप्रिशिएट करना है वो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं होना चाहिए, अकाउंटिंग एस्टिमेट हो। अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हो जाए कोई बात नहीं, और मेथड चेंज करने की वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेटर दिखें। सिर्फ इन्हीं 3 सर्कमस्टेंसेस में आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, सो यहाँ पे अब एक बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा टफ सा। लेट मी जस्ट सी इफ यू कैन हैंडल दैट। हाँ जी, costs $1 lakh and has an estimated useful life of 10 years. 10 साल इसकी लाइफ है, इसकी कॉस्ट है $1 lakh की। The purchaser intends to use the asset for 6 years, at which point the expected residual value will be $40,000. यानी 6 साल बाद में जब इसको बेचेंगे तो रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी $40,000 की। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द डेप्रिशिएबल अमाउंट? मुझे बताओ, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? आपका असेट कितने का पड़ा? 1 लाख का। ये 1 लाख का असेट कितनी रेजिडुअल वैल्यू आपको देगा? मैं जो स्क्रीन पे लिख रही हूँ, इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, सो 1 लाख का कॉस्ट का असेट होता है, इसकी रेजिडुअल वैल्यू आपको एंड ऑफ इसकी लाइफ पे 40,000 फेच हो जाएगी, यानी 60,000 का अमाउंट है जो मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के काम लेना है। दिस अमाउंट इज द डेप्रिशिएबल अमाउंट, जिसको डेप्रिशिएट करना है कितने सालों में? 6 इयर्स में। यानी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया? था ना टफ क्वेश्चन? यस मैम। $10,000 ये पूछा था इसने, ऑल्दो आपको समझाने के लिए पूछा था। इतना इजी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में एटलीस्ट एग्जाम में कुछ नहीं आता। डेप्रिसिएशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए जी, अब यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू का जो रिवीजन है, मतलब हम इसकी अगर लाइफ चेंज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है, दैट वी विल कवर अप टुमारो या नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि अभी एकदम से आई डू नॉट वांट टू हेवीली रेन ऑन यू, इनफ ऑफ 1.5 चैप्टर्स वी हैव डन। बहुत ज्यादा करा दूंगी तो आधे लोग छोड़ देंगे ACCA। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे। आपको अब से 2-3 घंटे में इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो PPTs अभी तक कवर हुई है वो मिल जाएंगी। सो आई विल एडवाइज कि एटलीस्ट क्लास में जितना हुआ है, अच्छा बुक का वो पोर्शन भी मिल जाएगा। तो ये तीनों चीजें कंबाइन करके एटलीस्ट आज तक हम जितना पढ़ चुके हैं वो जरूर से पढ़ना। Again, I'll say, even if you decide not to join us, you want to join anywhere, remember one thing, इस पेपर को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना। Why? इसका लिंक SBR से है। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो SBR में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज SBR इज एब्सोल्युटली अबाउट कमेंटिंग।
एडवाइजिंग, एक्सप्लेनिंग। आप एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए। सो फॉर एवरी एडजस्टमेंट, फॉर एवरी IAS एंड IFRS, यू शुड हैव अ रीजन कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ इसका बैकग्राउंड भी होना चाहिए कि कोई चीज लेके आए हैं, कोई चेंज आया है किसी IFRS में, उसका क्या कारण रहा है। ये चीजें पता होंगी तो FR को तो हैंडल करना इजी रहेगा ही रहेगा, SBR में भी पास होना आसान हो जाएगा। ठीक है, so we'll keep the next class on Saturday. Apart from that, if there is any question, please feel free to ask that. कुछ भी question, if you have anything in your mind. Ma'am, if you only prefer notes prepared by you and the exam kit, will that be enough? मतलब जब हाँ मतलब हमारे क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है और प्रैक्टिस करना है, तो मतलब थियोरेटिकल और बुक्स पे ज्यादा ध्यान न देके एग्जाम किट पे दिया तो चलेगा? Exactly. और इवन आई से कुणाल की 1/3 से 40% के आसपास एग्जाम किट क्लास में हो जाती है, तो आपको एग्जाम किट के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोट्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जहां मैं आपको मैं बोलूंगी कि यहाँ आपको रीड करना है, तो मैं जो सेलेक्टिव चैप्टर्स बोलूं वहीं से पढ़ लेना, बाकी जो चीज करने की है वो सारी नोट्स में है, अदरवाइज आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। इट्स अ सिंपल फंडा। आप लोग कितने हो यहाँ पे? 11-12 लोग हो, 2-3 तो आज आए नहीं है। आपसे पहले वाले बैच में भी 15 लोग थे, 15 लोग नोट्स बनाए, और वो क्या चीज समझ के क्या बनाएंगे, रिजल्ट मेरा खराब हो जाएगा। इट्स बेटर आई मेक दी नोट्स, बट आपको इनका प्रिंट आउट निकालना है ताकि किसी चीज के ऊपर आपको कुछ फर्दर चीज ऐड करनी हो ना, आप वहीं पे उसको ऐड कर लेना। एंड इवन इफ आप किसी से भी पढ़ो, एक चीज का अप्रोच याद रखना, आपके पास बुक की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। हार्ड कॉपी से आधे क्वेश्चंस तो आप वहीं पे सॉल्व करके छोड़ दोगे, हर बार एक्सेल नहीं खोलनी पड़ेगी। सीधा बुक उठाओ, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, उनको तो साइड में ही सॉल्व करके यू नीड टू फिनिश देम ऑफ। तो देयर आर सम ट्रिक्स जिससे टाइम बचेगा। सेक्शन सी के क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको एक्सेल में करने पड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट सेक्शन ए और बी तो हम वहीं करना सीखे ना, क्योंकि एग्जाम किट में अगर रिमोट एग्जाम हो गया तो आपके पास पेपर पेन भी नहीं होने वाले हैं, वो स्क्रैच पैड आएगा। डू यू नो, आई गेस कुछ लोग नए हैं यहाँ पे, रिमोट एग्जाम्स में आपके घर से जब एग्जाम होता है तो इन्विजिलेटर आपको आपके वेबकैम के थ्रू देखता है, वो आपको अलाउ नहीं करते कि आपकी डेस्क पे कोई भी पेपर रखा हो या पेन रखा हो, यू कांट यूज दैट। रफ पेपर के लिए आपको वहीं पे सिस्टम पे छोटा सा साइड में एक मिलता है, उसके ऊपर आपको रफ काम करना होता है। उसकी तैयारी भी हमें करनी है कि अगर जून में रिमोट एग्जाम हुए, सेंटर पे आप नहीं जा पाए, कोविड केसेस बढ़ गए, कुछ भी हुआ, हमें ऐसी तैयारी रखनी होगी कि वहां जाके एकदम आप पैनिक नहीं करो कि अरे अभी तक तो हम पेपर से कर रहे थे, अब यहाँ कैसे करेंगे। हम करेंगे ही वहीं पे, पेपर मिल गया तो हमारे लिए बोनस है। तो आइडियली नोट मोर देन इनफ है, जहां बुक से पढ़ना होगा वो मैं मार्क कराऊंगी, और वो 20% से ज्यादा नहीं है। जैसे बिल्कुल ही फ्रेमवर्क जैसा चैप्टर है, वो रिकॉर्डिंग के बाद भी आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी एक सेंटेंस उठा के उसमें से एक MCQ आ जाता है, तो वो दोनों चैप्टर्स आपको रीड करने पड़ सकते हैं। बाकी सारों में इट्स ऑल प्रैक्टिकल, उसमें क्या रीड करोगे। कंसोलिडेशन में तो बुक से आपको कुछ देखना ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस 90% स्टडी टेक्स्ट के क्लास में ही होंगे, एग्जाम किट के भी 20-30% क्लास में हो जाएंगे, बाकी बचे हुए आपको बैलेंस करके करने पड़ेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. And I have the older version of book, There is no hard change. copy. there is no change। Okay, ma'am. ठीक है, तो कुछ Thank भी you. नहीं है, 1-2 क्वेश्चन जो नए हैं वो मैं वैसे ही शेयर कर दूंगी। जब क्लास में होता है तो वो स्क्रीन पे आई रन दैट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे स्क्रीन दोनों ऐसे ऐसे चाहिए होते हैं, इधर सोल्यूशन और उधर क्वेश्चन। Okay, ma'am. Thank you. ओके ओके, एनीथिंग एल्स एनीवन? Yes, ma'am. Just one thing. So are we just taking the classes on weekends only? Yes, And it's perfect. because Then. everybody is working, although Yes, even I am working. So so that's the only thing, because this batch has got many people who were working. Last batch में मेरे पास इत्तेफाक से सारे कॉलेज स्टूडेंट्स थे, तो हमने वो वीकडेज में रन किया था, बट दिस टाइम इट्स ऑल अबाउट प्रोफेशनल्स वर्किंग हियर। सैटरडे संडे रख पाएंगे। yeah, that's fine. Yeah. ठीक है, Thank you. Ma'am, what will be the timings for the weekends? this is the only time, Kunal, there is no option. I'll tell you why. So currently I'm taking 4 batches at the same time, जिसमें मॉर्निंग स्लॉट टैक्स को मैंने दिया है, क्योंकि टैक्स बहुत थ्योरेटिकल है। अगर मैं उनको शाम को या दिन का टाइम दूंगी तो मेरा पूरा बैच फेल हो जाएगा, बट आई हैव नोन फॉर माय टैक्स रिजल्ट, तो आई कैन नॉट जस्ट डू दैट। इसलिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम टैक्स को दिया गया है, शाम का आप लोगों को इसलिए दिया गया है बिकॉज यू आर न्यू टू ACCA, आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पे आपको नींद नहीं आएगी एटलीस्ट। आई अंडरस्टैंड कि यू विल फील कि हमारी शाम चली गई,
हम उसके लिए थोड़ा सा लेट रख सकते हैं, वी कैन कीप इट फ्रॉम 6 to 8:30, दैट आल्सो वर्क्स। बट 2 to 5 आई हैव माय एसबीआर बैच। उनको मैंने भरी दोपहर का टाइम सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि वो एसीसी कर रहे हैं बहुत टाइम से, वो झेल सकते हैं इस टाइम को, आप लोग नहीं झेल पाओगे। तो इफ यू वांट कि हम 1 घंटा और पोस्टपोन कर दें, दैट वर्क्स, लेकिन हम प्रीपोन नहीं कर पाएंगे। So मैम बेसिकली 2 से 3 घंटे का एक सेशन होगा, राइट? दैट इज फॉर एसबीआर। हाँ, राइट 2 से 3 घंटे मान के चलो, बट आज मैंने ब्रेक 10 मिनट का दिया है। वैसे इफ इट रेंजेस टू 2.5 आवर्स की क्लास, तो ब्रेक 15 मिनट्स का होता है। सी वर्चुअल क्लास में क्या होता है, यू फील वेरी टायर्ड। मतलब मैं सुबह 9 बजे से सिस्टम के आगे बैठी हूँ, तो आंखों में ना जलन होने लगती है। आई कैन अंडरस्टैंड फॉर यू एज स्टूडेंट्स, आपको 2.5 घंटे लगातार यहाँ देखना है। मैं तो कैमरा में देख रही हूँ, बट बिकॉज ऑफ द फ्लैश लाइट्स वो हो रहा है बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा बैलेंस करके 2.5 आवर्स विद 15 मिनट्स ब्रेक, इससे ज्यादा क्लास खींचने में इट्स जस्ट दैट कि आपके बाउंस बैक होगा सब। मैं तो कोर्स फिनिश करा दूंगी, पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो 2.5 आवर्स से ऊपर सॉरी नहीं हो पाएगी। ओके मैम। ठीक है, गर्ल्स नो क्वेश्चन। डू आई लुक सो हॉरिबल क्या? महालक्ष्मी, Shaiva, Sakshi is also sitting very quiet today. I have a bad throat today, ma'am. ठीक है, फिर then keep quiet please. That's the best remedy you can do. I know. चलो कोई ना, ठीक है। Anyways, so you will get the access of the recording as well as the study material in the next 2-3 hours, and the link for Saturday's class you will get by Wednesday. ठीक है, so in the meantime please do not sit just like that, पढ़ते रहना, don't skip studying. Okay? Okay, ma'am. Yes मैम। Okay guys, bye. Okay, ma'am. Bye. Thank you. Thanks. Thank Bye, you. Bye.